नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि देश में पारा लगातार गिरता जा रहा है। उत्तर भारत बर्फीली हवाओं की आगोश में आ रहा है। पंजाब के अमृतसर में मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के मैदानी इलाकों में अमृतसर में सबसे कम 2.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अमृतसर में सबसे ज्यादा तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 13 डिग्री कम है। अमृतसर में मनाली, शिमला और श्रीनगर से ज्यादा ठंड पड़ी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को शुक्रवार को दिल्ली में दिन में रहने वाली ठंड रहने और शीत लहर चलने का अनुमान जताया है, तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि घनी कोहरे के कारण सुबह पालम इलाके में विजिबिलिटी गिरकर 100 मीटर पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। मैदानी इलाकों में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, जैसे कि पहाड़ों के बाद जो पंजाब का एरिया है वही प्लेन्स में पहले आता है, तो उसमें उसका डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते बारिश भी हुई है पंजाब में, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच हुआ है, उसके बाद ही मतलब ठंड ने अपना पूरी तरह से जोर पकड़ा है। और पीछे 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा धुंध का भी प्रकोप रहा है, जैसे कि मॉइस्चर एकदम से बढ़ जाता है हवा में, तो उससे जो फॉग है वो उसका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन अभी भी आज भी हम लोग देख रहे हैं कि सूरज बिल्कुल बाहर नहीं निकला है और पूरी तरह से ठंड का जो आगमन हुआ है। और इसी तरह से अगर जो फोरकास्ट हमें आई है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, तो अभी 3-4 दिन हम तो इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में अनीस शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, रुख पहले मैं आपका करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में ठंड को लेकर क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, लगातार जिस तरह से बर्फबारी का मौसम है और इस समय काफी ज्यादा सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। खास करके पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी जो है हो रही है। वहीं जम्मू मुगल रोड जो है वो बर्फबारी के कारण जो है बंद पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तापमान में जो है गिरावट काफी ज्यादा दर्ज की जा रही है। कई जगह जो है माइनस से नीचे पायरा जो है वो चला गया है, जिससे आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और कहा जाए कि अभी अगर आज की बात करें तो आज श्रीनगर में मौसम खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर भी पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर बर्फबारी होने से तापमान जो है वो काफी गिर चुका है। लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से बर्फबारी लगातार हो रही है तो सैलानियों के लिए एक मौका भी है, वहां के लोगों के लिए भी मौका है, तो सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आम जनजीवन जो है उसके लिए बर्फबारी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ये बर्फबारी जो है एक आनंद लेके आती है। उनका वो बाहर से घूमने आते हैं, बर्फबारी खास करके बर्फबारी को ही देखने के लिए ये कश्मीर के इलाके में पहुंचते हैं, चाहे पहलगाम हो या गुलमर्ग का इलाका हो। वहां पर जो है बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। उनके लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि इन दिनों जो है बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है और सैलानी का काफी ज्यादा आनंद भी ले रहे हैं। मोहित जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। अनीस का हम रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अनीस, क्या अपडेट वहां से है, किस तरीके की ठंड वहां पर पड़ रही है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, पिछले 4 दिनों से जो शिमला है, शिमला की बात की जाए तो जो मौसम है वो यहाँ पे जो धूप खिली हुई है, वहीं ऊंचाई वाले जो क्षेत्र की अगर बात की जाए लाहौल स्पीति, तो वहाँ जो है पिछले कल भी जो है हल्का हिमपात वहाँ पे हुआ है। साथ ही मनाली में जो रोहतांग टनल है वो जो अभी बंद है। दिन के तापमान की बात की जाए तो दिन के तापमान में भी जो शिमला में जो काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, और शाम के वक्त जो है वो शीत लहर का जो प्रकोप भी वो लगातार जारी है। जी अनीश, इस मौसम में क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड होती है उतना ही हंसी शिमला को माना जाता है, तो ऐसे में सैलानियों को लेकर क्या अपडेट वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटक जो है वो शाम के वक्त जो शिमला के मॉल रोड पर घूमते हुए देखे जाते हैं। साथ ही वो इस इंतजार में भी है कि कब मौसम अपना रुख बदले और उनको जो है वो शिमला में जो बर्फबारी का दीदार नजर हो। जी
अनीस, क्योंकि कोरोना काल रहा, काफी व्यापार जो इसको लेकर अस्त व्यस्त रहा, तो सैलानियों के पहुंचने से और ठंड से जिस तरीके से बर्फबारी होगी तो सैलानी और भी ज्यादा पहुंचेंगे। उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, यानी कि जो व्यापारी हैं वो क्या उम्मीद जता रहे हैं इस पर? जी देखिए, अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी का जो काम इस साल कोरोना की वजह से काफी चौपट हुआ है। उन्हें भी जो राजधानी शिमला में जो पर्यटकों का इंतजार काफी लंबे लंबे अरसे से है, साथ ही वो भी यही मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो, ताकि जो बाहरी जो पर्यटक है वो बर्फ देखने की चाह में जो है वो सोच कर रुक करे, और कहीं थोड़ा बहुत जो है उनकी जो रोजी रोटी है वो चल सके। जी जी बिल्कुल अनीस, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठंड भी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या प्रशासन तैयार है उन तमाम चुनौतियों से सामना करने के लिए? जी बिल्कुल। अभी हाल ही में जब हिमाचल में जब बर्फबारी हुई थी तो शिमला के पास से जो पूजा थे, उसी क्षेत्र में रोहू तूफान, बल्कि उससे ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी थी, लेकिन जो प्रशासन है वो बिल्कुल सड़कों पर मौजूद दिखा, और उन्होंने मुस्तैदी साथ ही जो सड़क से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया था। जी अनिल, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से इससे जूझ रहे हैं और साथ में किस तरह की चुनौतियों का सामना बढ़ती ठंड के साथ स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। जो देखिए, जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए जो मौसम है ये काफी दिक्कतों भरा रह सकता है, क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्र में जो है एक तरफ जहां आगजनी की घटना भी लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं जो लोग हैं, लोगों के पास जो है वो लकड़ी और अंगीठी जलाने के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी से वो अपने को चाहते हैं। जी जी बिल्कुल अनीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े, और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। इन राज्यों के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। केदार धाम की अगर हम बात करें तो 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में लगातार ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। वहीं दिल्ली के आनंद विहार इलाके में ठंड से खुद को बचाने के लिए लोग अलाव जलाते हुए नजर आए हैं। आईएमडी को आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि लगातार भारत में ठंड बढ़ती जा रही है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ ठंड को लेकर दिल्ली से अपडेट देखने को मिल रहा है? लगातार ठंड बढ़ रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर जो ठंड बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले भी स्पष्ट किया था कि लगभग 2 से 3 दिन तब्दीली आएगी और टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर सकता है। मगर अब बात करें जिस तरीके से दिल्ली की ठंड की, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। लोगों को दिक्कतें हो रही है, यहाँ तक कि उन लोगों को खासी दिक्कत होती है जो रोड के किनारे पर रहने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी उनके बारे में नहीं सोच रही है। मगर हाँ, इनके पास, दिल्ली सरकार के पास रैन बसेरे जरूर है, मगर उनके अंदर कोविड के चलते कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों को ज्यादा रहने की जगह नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है जनता को। मगर बात करें जिस तरीके से किसान भी लगभग अब 22 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और उनको भी रात का जो कह सकते हैं जो टेम्परेचर होता है वो उनको बाहर ही गुजारना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं तो एक बार टेंट वगैरह के नीचे या फिर कहें जो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर उन्होंने टेंट बनाए हुए हैं उसके अंदर रुक जाते हैं, मगर जेंट्सों को कहीं ना कहीं, पुरुषों को बाहर रात गुजारनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आग का सहारा लेना पड़ता है और बार बार कहीं ना कहीं चाय का सहारा लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं राहत लेने के लिए। मगर सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही है, ना तो आम जनता को दी जा रही है, ना ही वो किसानों को सुविधाएं दी जा रही है। जी राजीव, लेकिन बढ़ती ठंड के साथ में कोहरा भी घना हो जाता है और कई बार हादसे हो जाते हैं। क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से ठंड की वजह से जो कोहरा बढ़ता है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमा जाती है, कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मगर अभी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। मगर हाँ, दिल्ली सरकार अभी इस तरफ नहीं बल्कि चुनाव की तरफ देख रही है, क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव है, तो दिल्ली सरकार का सारा ध्यान उधर की तरफ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दिल्ली की देने के लिए। तो दिल्ली से संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया।
अमृतसर के अटारी सरहद के नजदीक बीती रात कोहरे की आड़ में दो घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीएसएफ ने चेतावनी दी। चेतावनी के बाद फायरिंग शुरू की गई, जिसमें मौके पर दोनों मारे गए। इस घटना के बाद सुबह बीएसएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों घुसपैठियों के पास हथियार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तेज हो चुकी है। इससे पहले 23 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। इस दौरान बीएसएफ ने उसे मार गिराया था। वहीं 7-8 नवंबर को कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के खिलाफ सेना के इस ऑपरेशन के दौरान 3 जवान शहीद हुए थे। आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर क्योंकि लगातार इस तरह की सुरक्षा का व्यवस्था किया जाता है, बीएसएफ खुद तैनात होती है और किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिए जाते हैं। यही वजह है कि यहां पर लगातार 24 घंटे बीएसएफ की वहां पर नियुक्ति होती है। बीएसएफ लगातार वहां पर पेट्रोलिंग करती है। इसी दौरान आपको बताएं कि रात की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ आतंकवादी थे, जो घुसपैठिए थे, वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात को अंधेरा का फायदा उठाकर वो भारत में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने पहले तो चेतावनी दी। बावजूद इसके जब वो नहीं माने तो उन्हें ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि उनके पास भारी मात्रा में हथियार हो सकते हैं और इसी के साथ में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तौर पर इंतजाम किए गए हैं। वहां पर खुद वरिष्ठ अधिकारी पहुंच रहे हैं और इस पूरे मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमृतसर से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार अटारी बॉर्डर को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, वहां पर दो घुसपैठियों को ढेर किया गया है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, अमृतसर के अटारी के पास पड़ती बीओपी राजा ताल की ये घटना है। जब कोहरे की वजह से, क्योंकि जब कोहरा बढ़ जाता था उस समय हमेशा ही जो घुसपैठिए पाकिस्तान की नपाक करने की कोशिश करता। सो रात को भी दो घुसपैठियों ने यहाँ पे भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा के जवानों ने, जो बीएसएफ के जवान वहां पे खड़े थे, उन्होंने उस समय उनको ललकारा। जब घुसपैठी नहीं रुके तो किसी और के वहां से बरामद हुए, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आला अधिकारी जो बीएसएफ के वहां पे सर्च कर रहे हैं। जी, एक बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर से सटे सीमाओं से तो घुसने की लगातार कोशिश होती रहती है, लेकिन अमृतसर के इस इलाके में अगर घुसने की कोशिश हो रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है, किस तरह के इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, ये है घटना नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अमृतसर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद पहले से ही सुरक्षाकर्मी पहले उसे चेतावनी देते हैं। बावजूद इसके जब वो नहीं मानते तो उनको ढेर कर दिया जाता है। हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। आपको बता दें कि लगातार सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। अटारी बॉर्डर के पास में दो घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं, वहां पर पहले से मौजूद सुरक्षाकर्मी उनको ढेर कर देते हैं। जम्मू कश्मीर से सटी सीमाओं पर लगातार इस तरह की कोशिश घुसपैठियों के जरिए होती है, लेकिन उनको वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ढेर कर रहे हैं। तो वो रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो मीटिंग ले रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। लगातार कोरोना काल के साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरह की मीटिंग लेकर लगातार अधिकारियों से तमाम स्थिति का जायजा भी लेते रहते हैं और उनको निर्देश भी देते रहते हैं, ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सके। चाहे कोरोना काल को लेकर बात हो या फिर नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप है कि वो भ्रमित कर रहा है, उन तमाम स्थितियों को लेकर भी जानकारी हासिल की जाती रहती है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि आगामी विकास कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि किसी भी हाल में जो विकास कार्य है उनमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समय पर तमाम कार्य होने चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आला अधिकारियों के साथ मौजूद हैं और खाद में आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री के साथ में सचिव भी वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री यहां पर आला अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ में निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे के काम कर रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि आज इस बैठक के बाद में सीएम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की किसान सम्मेलन भी है। किसान सम्मेलन में नए कृषि कानूनों को लेकर वो किसानों को संबोधित करने वाले हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह की स्थिति विपक्ष के द्वारा भ्रमित करने के आरोप जो विपक्ष को लग रहे हैं, वो उन तस्वीरों को सही करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी है और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने इस तस्वीर को साफ करने में जुटे हुए हैं। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लगातार खबरें जारी हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप आया कि केकई के बाद ऐसी कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है। वो बोले कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। जवाब मिला बामन। इस पार्टी के भी बामन ही सांसद हैं। हैरानी की बात यह है कि एक जोकर है। मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला जिसमें कहा गया था कि जापान में हर दिन स्कूल जाने वाले बच्चों को लेने के लिए ट्रेन रुकती है। वे यही नहीं जानते हैं कि भारत में एक पार्टी एक बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ अचानक कुकुर मुक्ता की तरह संगठन उगाए हैं। आपको यह भी बताते चले कि लगातार बीजेपी किसान सम्मेलन करके कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रचार को रोकने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि लगातार अलग अलग तरह के जो बयान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि आपको बताएं कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन बीते 22 दिनों से लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी अब इन कानूनों के जो खिलाफ प्रचार हो रहा है उसको रोकने में जुटी हुई है। निवेदन का मेरे को व्हाट्सएप आया आपकी तरफ भेजता कि कैकई के बाद में ऐसी कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है। बता सकते हो आप लोग? व्हाट्सएप आया मेरे को तो वो बोला कि ताश की गिट्टी में कितने पत्ते होते हैं? 52। क्या बात है। और इस पार्टी के सांसद कितने हैं संसद में? अब इसको गिट्टी कहें कि पार्टी पहले से ये तय करो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरीके से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से ये बयान सामने आया है नरोत्तम मिश्रा का, क्या ये पूरा बयान है, पहले ये समझाएं। देखिए मोहित, मैं आपको बता दूं, जहां देश भर में किसान आंदोलन करीब 20 दिन से ऊपर चल रहा है, ऐसे में भाजपा अब
किसान सम्मेलन आयोजन कर रही है। जी। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर कल इंदौर पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस दौरान कई नेता नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर आए हुए थे। और इंदौर में एक वक्तव्य के दौरान नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने लोगों से ये कहा, किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे एक मैसेज आया, मैसेज पर लिखा था कि रामायण और महाभारत को उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि कैकेयी ने राजा बनाने के लिए गृह युद्ध किया था इसी दौरान। और साथ ही उन्होंने ताश के पत्तों को लेकर भी एक वक्तव्य दिया कि ताश में 52 पत्ते होते हैं और दुर्भाग्य है कि उसमें भी एक जोकर होता है। और भारत में भी कांग्रेस पार्टी में भी 52 सांसद है और उसमें भी एक जोकर है। जी, लेकिन एक बात अगर गणेश हम समझने की कोशिश करें कि एक तरफ बीजेपी ये चाहती है कि किसान संगठन जो है इस बात को समझें, खासतौर पर किसान समझें कि नई कृषि कानून उनके फायदे के हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। और साथ में अभी 2 दिन पहले की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की तरफ से बयान आता है कि जो संगठन है वो कुकुर मुक्ते की तरह उगाए हैं, तो इस तरह के बयान आते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए मोहित, मैं आपको बता दूं, भाजपा और कांग्रेस की अब किसानों के लिए अलग अलग बात हो चुके हैं और दोनों ही दल किसानों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कभी भाजपा अगर कांग्रेस पे वक्तव्य कर रही है तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर कर रही है। अभी 2 दिन पहले की आपने सही कहा, उज्जैन की बात है, जहां पर कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर, बिचौलों को लेकर एक बयान दिया था कि कुकुर मुक्त की तरह किसान संगठन उगाए हैं। तो इस तरह से निश्चित तौर पर इस तरह से बयान जो दिए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ किसान भाई और अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर भूखे प्यासे कहीं अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और इस तरह से नेताओं के द्वारा दिए गए वक्तव्य कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आहित करते हैं। लेकिन साथ में गणेश हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि कैकेयी की संज्ञा दी गई है सोनिया गांधी को, क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग? देखिए, अभी विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन अगर हम इंदौर के ही मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा की बात करें तो उन्होंने इस बयान को निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह के बयान जो है बेहद ही आपत्तिजनक हैं और ऐसे बयान एक गृह मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में गणेश ये भी हम जानने की कोशिश करें कि इसी के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ को लेकर बात कही, दिग्गी राजा तक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को उपवास रखना चाहिए, लेकिन किसानों के साथ जो इन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं, जो हालत इनकी की है किसानों की, उसके लिए इनको उपवास रखना चाहिए। उस पर क्या जानकारी? देखिए, अभी भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो किसानों को लेकर अभी भाजपा पूरी तरह से अब किसानों को अपने खेमे में लेना चाहती है और इसी को लेकर अब भाजपा लगातार किसान सम्मेलन कर रही है और उनको बुलाने का काम कर रही है। वहीं जो दिल्ली में बैठे लोग हैं और दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी लगातार भाजपा कहीं आतंकवादी घोषित कर रही है या फिर उन्हें उनके पिज्जा खाने पे और अन्य दलों पर भी ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा अब किसान सम्मेलन के थ्रू किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गणेश, एक बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में कोई चुनाव है नहीं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी बहुत मेहनत वहां पर कर रही है किसानों को यह समझाने के लिए कि ये कानून बहुत फायदे के हैं। इसका मकसद क्या है आखिरकार? देखिए मोहित, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी जनवरी में ही नगर निगम निकाय चुनाव है जी, और ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही किसानों को मुद्दा बनाकर चाहेगी कि वह भाजपा और कांग्रेस नगर निगम निकाय चुनाव में जीत हासिल करे। इसी को लेकर अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किसान का मुद्दा बनाया है और नगर निगम निकाय चुनाव होने की वजह से ही ये सारी जो बयानबाजी चल रही है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो विपक्ष है वो अपनी बात भी कह रहा है, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश में विपक्ष के जो नेता हैं वो किस तरीके से किसानों तक अपनी बात पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से विपक्ष राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपनी बात कही थी, दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है राष्ट्रपति से, और वो किस तरीके से वहां तक लोगों तक पहुंच रहे हैं और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसके क्या सार है? देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा अब जागरूकता अभियान के थ्रू घर घर और संभाग स्तर पर किसानों से, जो किसान संगठन है उनसे मिलकर जो किसान बिल, कृषि कानून बिल पास किया गया है उसके महत्व को बताएगी और इस तरह से जो कृषक भाई हैं, अन्नदाता भाई हैं,
उन्हें मनाने की कोशिश पुरजोर करेगी। लेकिन किसानों तक जुड़ने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है? और साथ में जिस तरह के बयान मैंने अभी बताया आपको कि राष्ट्रपति से मिलने का भी कोई फायदा नहीं है, इस तरह के बयान सामने आते हैं, और किस तरीके से किसानों से जुड़ने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस तो लगातार से इस कृषक कानून का विरोध कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वो किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान हो या फिर अन्य जो राज्य हैं जहां पर अभी आंदोलन तीव्र नहीं है, वहां पर भी लगातार कांग्रेस इस कृषक कानून का पूरी तरह से विरोध कर रही है। और कांग्रेस की पूरी तरह से मांग एक ही है कि जो कृषक कानून लाया गया है उसे वापस लिया जाए। लेकिन साथ में गणेश, ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से वहां पर लगातार बीजेपी लोगों को समझाने की कोशिश करे, लेकिन किसान इस बात को समझ रहे हैं कि कृषि कानून आखिरकार क्या है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? देखिए, जिस तरह से भाजपा ने अब कृषि सम्मेलन, किसान सम्मेलन आयोजन, जागरूकता अभियान चलाया है, बिल्कुल गणेश, उसको मैं आपको देखते बीच में हुए अब रोकना ऐसा चाहूंगा। हमारे साथ रवि सक्सेना, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है सर। सक्सेना साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जो बयानबाजी है बीजेपी की तरफ से जारी है? अब ये कहा गया है कि सोनिया गांधी केकई हैं, इस तरह की बात कही गई है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी और इससे ज्यादा कह भी क्या सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब बचा क्या है? सब तो कह दिया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, सारा सब कुछ कह दिया। अब बाकी यही बचा है कि अब इस तरह की बातें करें, क्योंकि इनका कोई ना तो चाल है, ना चरित्र है, और ना कोई चेहरा बचा है। लेकिन सर, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से निजी हमले, इसको पार्टी किस तरीके से देख रही है? विरोधी, ये सारे लोग किसान विरोधी हैं मोहित जी। और इनको केवल और केवल, आप देखिए, इनका एक कृषि मंत्री है, मैं नरोत्तम मिश्रा से कहना चाहता हूँ, जरा बताए ना, इनका जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, बिल्कुल कुमर मुक्ता कहा जा रहा है किसानों का को। कर्जा माफी जो है वो कांग्रेस पार्टी का पाप है जी। आप समझिए कितना निकृष्ट बयान है। और कल कह रहे थे कि ये सारे के सारे लोग कुकर मुत्ते हैं, नीच हैं, घटिया है। क्या क्या रहा है? कौन है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? कहां से आए हैं? उस अन्नदाता का इतना अपमान कर रहे हैं, और अब तो अपनी खीज मिटाने के लिए वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो कि आज सीना तान कर किसानों के साथ खड़े हैं, इस देश का पूरा विपक्ष आज खड़ा हुआ है, उसके लिए इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल रवि सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। गणेश तिवारी, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।